Hello everyone, welcome back to my channel. I am your conceptual mate Purna, and in today's video we are going to cover the chapter 6 of your Indian economic development, that is the rural development. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, छोटे छोटे 4 पार्ट्स। तो इससे मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि लंबे वीडियोस में ज़्यादातर ऑडियंस बोर हो जाती है। सो आई वुड बी डिवाइडिंग द चैप्टर इनटू 4 पार्ट्स, and all those 4 parts won't be like too long, they will all be like short parts. Okay, so without delaying any further, let's begin with the video. So सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। तो रूरल एरियाज़ की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो एक एक्शन प्लान बनाया जाता है वही बेसिकली रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। सो रूरल डेवलपमेंट इज़ बेसिकली द एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज़। और इस एक्शन प्लान का फोकस होता है 2 चीज़ों पे, लिंगरिंग चैलेंजेस एंड एमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग मतलब कि वो चैलेंजेस जो कि काफ़ी पहले से कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉब्लम रहे हैं रूरल एरियाज़ में या रूरल डेवलपमेंट में, मीन्स दे हैव लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड एमर्जिंग चैलेंजेस मतलब कि अभी ये नए नए पैदा हुए हैं, मतलब कि लिंगरिंग के रिलेशन में या रिलेटिवली देखें तो एमर्जिंग चैलेंजेस नए हैं। तो जो लिंगरिंग चैलेंजेस हैं वो हम लोग 2 पढ़ेंगे। पहला है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट एंड दूसरा है चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल क्रेडिट मतलब कि बेसिकली जो फार्मर्स को लोन वगैरह ऑब्टेन करना पड़ता है फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग, सो उसके लिए हम वो एक चैलेंज होता है, वो हम लोग कहते हैं उसको चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। और रूरल मार्केटिंग मतलब कि पूरा एग्रीकल्चर का प्रोसेस आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसके बाद सेलिंग, एवरीथिंग, वो सब रूरल मार्केटिंग में इंक्लूडेड होता है। उसके बाद इमर्जिंग चैलेंजेस में हम लोग 2 पढ़ेंगे। पहला होगा नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, मतलब कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में फार्मर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट होगा अपना नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया की इकॉनमी की ग्रोथ करवानी है तो फिर इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि रूरल एरियाज़ की भी ग्रोथ हो, रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों की भी ग्रोथ हो, क्योंकि इंडिया की जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में ही रहती है। तो अगर केवल अर्बन एरिया में रहने वालों की ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं बल्क ऑफ पॉपुलेशन पीछे रह जाएगी एंड पूरी इकॉनमी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी नीड टू बी अलाइंड विद द ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज़, बिकॉज बल्क ऑफ अ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़ ओनली। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इग्नोर्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब 1991 में जो रिफॉर्म्स आए वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस थे, उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई, क्योंकि उन रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ वगैरह भी विड्रॉ कर लिया था गवर्नमेंट ने, एंड मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो रिफॉर्म्स उतने अच्छे नहीं थे। तो इसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई, और उस टाइम पे कोई और अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग भी नहीं था कि अगर एग्रीकल्चर से निकल के फार्मर्स किसी और एरिया में जाना चाहें, फिशरी में जाना चाहें या फिर हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए, तो उस टाइम पे ये सब उतना नहीं था। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि जो रूरल अर्बन डिवाइड था वो और ज़्यादा बड़ा हो गया, और बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरियाज़ की तरफ जाने लगे। ठीक है, सो रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ignored the agriculture sector, because of which there was massive unemployment without alternative means of sustainable living. Because of this, rural urban divide became gigantic, and also there was massive agitation by the farmers. नेक्स्ट अब हम लोग लिंगरिंग चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे पहले, एंड इस वाले वीडियो में हम लोग केवल रूरल क्रेडिट को पढ़े होंगे। देन नेक्स्ट वाले में हम लोग दूसरा लिंगरिंग चैलेंज एंड उसके बाद हम लोग एमर्जिंग चैलेंजेस को पढ़ेंगे। सो रूरल क्रेडिट बेसिकली होता क्या है, क्रेडिट फॉर फार्मिंग, मतलब रूरल एरियाज़ में जैसे ज़्यादातर पॉपुलेशन फार्मिंग में इंगेज है ना, सो रूरल क्रेडिट को हम लोग क्रेडिट फॉर फार्मिंग भी कह सकते हैं, कि फार्मिंग करने के लिए जो थोड़ा लोन या उधार चाहिए पड़ता है वो रूरल क्रेडिट है। अब ये उधार क्यों चाहिए पड़ता है, इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला तो जो इंडिया में फार्मिंग फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादातर स्मॉल हैं एंड मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब कि एक बार जितना लोग प्रोड्यूस करते हैं वो उनके सब्सिस्टेंस में ही चला जाता है, मतलब उनके सेल्फ कंजम्पशन में ही चला जाता है। उसके बाद उन लोग के पास कोई सरप्लस नहीं बचता कि उन लोग दोबारा इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए कहीं ना कहीं रूरल क्रेडिट ज़रूरी है, ताकि उन लोग दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सके, दोबारा
के लिए उन लोग को सब सीड्स परचेज़ करने पड़ते हैं, सब फर्टिलाइजर्स परचेज़ करने पड़ते हैं, उसके लिए मनी उन लोग को ये रूरल क्रेडिट से मिलता है। उसके बाद आता है जेस्टेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, मतलब कि क्रॉप सीड्स डालने और क्रॉप्स निकालने के बीच में एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो वो जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है और इसलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, फैमिली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कहीं ना कहीं रूरल क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्रेडिट नीड्स को हम लोग 2 क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो कह लो कि टाइम पीरियड के बेसिस पे हम लोग ने क्लासीफाई कर दिया। तो टाइम पीरियड के बेसिस पे हम लोग ने शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट किया। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब कि 6 से 12 महीने का, बेसिकली 6 से 12 महीने के लिए बेसिकली इन लोग को लोन दिया जाता है फार्मर्स को, और वो यूजुअली किस लिए होता है? टू परचेज द इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स, है ना। उसके बाद मीडियम टर्म क्रेडिट होता है 12 से 5 साल के लिए, और ये होता है फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग एंड फॉर डिगिंग ऑफ वेल्स, ठीक है, कुआं खोदने के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होता है वो होता है यूजुअली 5 से 20 साल तक का, और ये होता है फॉर परचेज ऑफ एडिशनल लैंड और फॉर कैरिंग आउट इम्प्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, मतलब कि थोड़ी और ज़मीन खरीदने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग उनके पास लैंड है या फिर जो अभी उनके पास ज़मीन है उस पर इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। उसके बाद दूसरा बेसिस होता है प्रोडक्टिव यूज़ और अनप्रोडक्टिव यूज़, मतलब कि यूज़ के बेसिस पे। सो अगर प्रोडक्टिव यूज़ मतलब कि प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं या उधार ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव क्रेडिट कहला जाता है, या फिर क्रेडिट फॉर प्रोडक्टिव यूज़ कह सकते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब कि जैसे परचेज ऑफ फर्टिलाइज़र, परचेज ऑफ सीड, इन सब के लिए अगर पैसा चाहिए पड़ रहा है तो वो प्रोडक्टिव यूज़ के लिए है। उसके बाद अनप्रोडक्टिव यूज़ मतलब कि मान लो सेल्फ कंजम्पशन के लिए या फैमिली एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, वो अनप्रोडक्टिव यूज़ हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्रेडिट नीड्स को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस से मिलता है। तो 2 सोर्सेज होते हैं बेसिकली रूरल क्रेडिट के, पहला इंस्टीट्यूशनल और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं वो रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट दे देती हैं या फिर उधार दे देती हैं। ठीक है, उन लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज नहीं करते जैसा कि मनी लेंडर्स वगैरह करते हैं, जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आता है। ठीक है, प्लस वो क्रेडिट के साथ साथ कहीं ना कहीं गाइडेंस भी देती है उन लोग को कि और क्या करें उन लोग अपनी ज़मीन पे कि उन लोग की फर्टिलिटी बढ़े और उन लोग की इनकम बढ़े। तो मतलब उससे उन लोग की क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनकी इनकम बढ़ती है बेसिकली। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इन 2 तरीके से फार्मर्स की मदद कर देती है। उसके बाद सेकेंड इंस्टीट्यूशनल सोर्स है अपना SBI एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। तो SBI कब स्टैब्लिश हुआ था, ये ईयर याद रखना है हम लोग को, 1955। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक्स थे उनको 1969 में सेंट्रलाइज कर दिया गया था। और सेंट्रलाइज करने के बाद उन लोग को ऐसा बोल दिया गया था कि आपको फार्मर्स को या तो क्रेडिट डायरेक्टली प्रोवाइड करना है, मतलब कि डायरेक्टली कमर्शियल बैंक से फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करें, या फिर इनडायरेक्टली प्रोवाइड करना है थ्रू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। मतलब कि कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ को क्रेडिट देंगे एंड उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ फार्मर्स को देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का SBI एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये जो बैंक्स होते हैं मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, ये बेसिकली रिमोट रूरल एरियाज़ में क्रेडिट पहुंचाते हैं। रिमोट रूरल एरियाज़ मतलब कि बहुत पिछड़े हुए रूरल एरियाज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज़। और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं और ये किस पे फोकस करते हैं, क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मतलब कि रूरल पॉपुलेशन के भी वीकर सेक्शन पे ये कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब लास्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स हमारा आता है NABARD, मतलब कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये एपेक्स फंडिंग एजेंसी है फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट, मतलब कि जो भी इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब की सुप्रीम फंडिंग एजेंसी कौन सी है, NABARD। और ये साथ साथ कुछ ऐसे मेजर्स भी लेती है, कुछ ऐसे
मतलब काम भी करती है जिससे कि जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो इम्प्रूव हो। प्लस ये टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करती है और इवैल्यूएशन करती है उन प्रोजेक्ट्स का जिन प्रोजेक्ट्स को इसने फाइनेंस किया है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नाबार्ड के बारे में। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब कि जैसे मनी लेंडर्स हो गए, विलेज ट्रेडर्स हो गए या लैंडलॉर्ड्स हो गए। सो ये सब तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स इन लोग से चार्ज करते हैं। प्लस कहीं ना कहीं फार्मर्स का मैनिपुलेशन भी करते हैं, उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, जिसके कारण उन लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में, और ये था हम लोग का सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है विच इज़ बेसिकली अ जनरल नॉलेज टॉपिक, दैट इज़ कदम्बश्री द पुअर वुमेंस बैंक। तो ये बेसिकली 1995 में शुरू हुआ था केरला में, और ये एक स्मॉल सेविंग्स बैंक है जो कि पुअर वुमेन के लिए है, टू इनकरेज सेविंग। मतलब कि जो भी पुअर वुमेन है उन लोग के अंदर सेविंग की हैबिट को बढ़ाने के लिए ये कदम्बश्री शुरू किया गया था, और ये 1995 में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अपना कदम्बश्री के बारे में। उसके बाद आता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स मतलब कि जैसे स्मॉल लोन्स इंडिविजुअल्स को दे दिया गया, मतलब कि कम अमाउंट का लोन, स्मॉल लोन्स मतलब कि कम अमाउंट का लोन्स जब इंडिविजुअल्स को दिया गया, ताकि उस स्मॉल लोन से उन लोग स्मॉल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर सकें और एम्प्लॉयड हो सकें। और इन लोन्स को ऑब्टेन करने के लिए इंडिविजुअल्स को कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का एग्जांपल दिया गया है इंडिया में, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर सेविंग की हैबिट को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको बताते हैं सेविंग्स की इम्पोर्टेंस और सेविंग्स करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, और मतलब क्या होता है, देखो मैं एक बार समझा देती हूँ कि SHGs फंक्शन कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं उन लोग महीने में जो भी थोड़ी सेविंग्स करते हैं वो सब आपस में एक कम्युनिटी बनाकर इकट्ठा करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जिस भी इंडिविजुअल को जब क्रेडिट की ज़रूरत होती है, जब उनको नीड होती है, उस टाइम पे उनको क्रेडिट दे दिया जाता है एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, सो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। Self-help groups promote saving habit amongst rural households and offer these savings as credit to its members on need without any security at a moderate rate of interest. ठीक है, नेक्स्ट आता है रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब मतलब हम लोग ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, ये जो क्रेडिट सिस्टम पूरा पढ़ा, अब हम लोग एक बार इसका इवैल्यूएशन करेंगे, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा मतलब कि हम लोग गुड और बैड दोनों इम्पैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले गुड के बारे में देखते हैं। तो जब 19 ईयर में नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, याद करो 1969 में। ठीक है, तो 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। उस टाइम पे उस नेशनलाइजेशन का क्या फ़ायदा हुआ कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था वो मॉडरेट रेट में मिलने लगा, मतलब कि ठीक रेट में। नहीं तो पहले तो जो रेट्स होते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत हाई होता था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स में। लेकिन जब से बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ है तब से ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो हम लोग को मॉडरेट रेट्स में मिलने लगा है। उसके बाद नाबार्ड के स्टेबलाइजेशन के कारण, नाबार्ड का फुल फॉर्म याद करो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट के कारण जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ना। उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आया ना, ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सिस्टम, इसके कारण जो फार्मर्स हैं वो डेट ट्रैप से बच गए मनी लेंडर्स के। ठीक है, नहीं तो मनी लेंडर्स फार्मर्स को ऐसे एक्सप्लॉइट करते थे कि फार्मर्स पूरी तरीके से एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाते थे। और कहीं ना कहीं ये सब कारणों से, रूरल क्रेडिट की वजह से जो कमर्शियल फार्मिंग है वो भी प्रमोट हुई है। मतलब कि अब फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग की तरफ भी ध्यान देने लगे हैं, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ है। उसके बाद आता है बैड इम्पैक्ट ऑफ रूरल बैंकिंग। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसमें कहीं ना कहीं एक कोलैटरल जमा करनी पड़ती है। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब कि अगर तुम लोन ले रहे हो तो बदले में तुमको
अपनी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ गिरवी रखनी पड़ती है, वही कोलैटरल कहलाता है। तो वही इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी, और इस कारण जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते थे वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी कि जिसको लोग कोलैटरल के जैसे रख सकें। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी ऑन रिकवरी ऑफ लोन्स, बिकॉज उनको तो वोट चाहिए थे ना। तो अगर उन लोग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होंगे और मतलब ऐसे ही आराम से लोन दे देंगे तो उन लोग को डेफिनेटली ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो इसलिए उन लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे ऑन रिकवरी ऑफ लोन, जिसके कारण डिफ़ॉल्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे। डिफ़ॉल्ट रेट मतलब कि जो लोग थे वो लोन लेने के बाद उस लोन को रीपे नहीं कर रहे थे, इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। ठीक है। उसके बाद जो 1991 के रिफॉर्म्स थे वो हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल उन्होंने फोकस किया ही नहीं। इसके कारण जो फार्मर्स पे डेट का इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा हो गया, और इसके कारण कई फार्मर्स ने सुसाइड भी किया, जो कि एक बहुत गलत बात थी। तो ये हो गया हमारा रूरल बैंकिंग का एक एवेल्यूएशन। और उसके बाद बस एक बहुत छोटा सा पॉइंट और आता है इस वीडियो में, दैट इज़ जन धन योजना। तो ये भी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, और इसमें सभी एडल्ट्स को एनकरेज किया गया है कि वो अपना बैंक अकाउंट खोलें। और बैंक अकाउंट खोलने पे उनको 1 से 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मतलब कि मान लो अगर उनकी किसी साल फसल ख़राब भी हो गई तो भी उन लोग को एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, मतलब कि बदले में पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद उन लोग को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है फॉर ₹10,000। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि अकाउंट में आपके जो बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब मान लो एक फार्मर के अकाउंट में 10,000 रुपये थे पहले से, तो अभी वो कितना विड्रॉ कर सकता है? मैक्सिमम 20,000, क्योंकि 10,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी उनको दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो नीड टू कीप मिनिमम अकाउंट बैलेंस। मतलब कि ऐसा मस्ट नहीं है कि तुम कुछ अकाउंट बैलेंस रखो ही अपने बैंक अकाउंट में। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा अकाउंट बंद नहीं होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती थी, जैसे कि पेंशन हो गया, वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए, ये सब भी वो इन्हीं बैंक अकाउंट्स के थ्रू देती थी। तो ये था अबाउट जनधन योजना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट रूरल मार्केटिंग। और नेक्स्ट वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है बिकॉज रूरल मार्केटिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। So yes, if you like the video then do stay tuned for more upcoming videos, and till then keep studying and bye.